सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर यानी कि जो रेशे होते हैं जो कि हमें कई तरीके के जानवरों से मिलते हैं, उनसे फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी नो दैट फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक्स। फाइबर जो होते हैं वो लंबे, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, यानी कि क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि जिससे कपड़ा बनता है, उस कपड़े से हम हमारे लिए कपड़े बनाते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि ये नेचुरल है। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब बात करें कॉटन और जूट की, ये हमें प्लांट से मिलता है, जबकि हम बात करें अगर वुल और सिल्क की, ये हमें एनिमल से मिलता है। तो नेचुरल फाइबर हो गया और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है, जैसे कि आप बात करेंगे नायलॉन, टेरिलीन, रेयन, ये सब जो हैं ये मैन मेड हैं, यानी कि इनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं हम, या सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको हम लोग बनाते हैं, यानी कि नेचुरली अकर नहीं होता है, ना ही प्लांट्स एनिमल से मिलता है, इसको इंसान ने बनाया, इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसको बनाने के लिए अलग अलग केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉटन फाइबर जो हैं वो कॉटन प्लांट से कैसे बनते हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स जो हैं वो एनिमल से कैसे बनते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि फाइबर्स जो हैं प्लांट से कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स से कैसे इसको निकाला जाता है वो हम जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा अगला, एनिमल फाइबर्स। वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। तो वुल और सिल्क जो हैं ये एनिमल से मिलते हैं, और दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर। वुल यानी कि जो ऊन रहती है वो शीप के फर से बनती है, यानी कि शीप के ऊपर आप देख रहे हो ना यहाँ पर पिक्चर में जो 4 तरह की डिफरेंट तरह के एनिमल्स दिखाए गए हैं, तो शीप जो आप देख रहे हैं पहली पिक्चर के अंदर, इसकी जो ऊपर जो आप देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड वुल, और इसी से वुल जो है वो मिलता है। फिर अंगोरा गोट जो कि आप डी पिक्चर में देख रहे हैं, फिर कैशमेरी गोट, और याक, रैबिट, कैमल, लामा और अल्पाका, ये कुछ प्राणियों के नाम हैं जो कि वुल हमको देते हैं। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज़ कवर्ड बाय थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस। इनकी बॉडी जो है ऊपर एक थिक हेयर, बाल जैसे होते हैं हमारे सर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, उसी तरीके से इन जानवरों की बॉडी के ऊपर भी बाल होते हैं, काफ़ी थिक कोट होता है उसका, यानी कि काफ़ी मोटी परत होती है बालों की, जिसको हम कहते हैं फ्लीस। तो फ्लीस जो है उसी से हमें वुल मिलता है। लेकिन अब बात करें सिल्क की, तो सिल्क जो है वो मिलता है कोकून से, जो कि सिल्क वॉर्म से बनते हैं। सिल्क वॉर्म जो है उसके कोकून जो होते हैं उससे हम सिल्क ले पाते हैं। वुल की बात करें, वुल इज़ प्रेजेंट एज थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द वुल यील्डिंग एनिमल। वुल जो है वो थिक कॉट की तरह से, यानी कि एक मोटी परत जमे होती है एनिमल्स के बॉडी के ऊपर, जिनसे हमें वुल मिलता है। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वुल फाइबर्स। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, it does not allow the body heat to escape and keep the body warm. That is why woolen clothes are worn in winters. अब woolen clothes काम कैसे करते हैं, जो एयर होती है, हवा जो होती है, वो वुल के बीच में ट्रैप हो जाती है, यानी कि जो ऊन होती है, भले वो शीप की बॉडी के ऊपर है या किसी भी जानवर की बॉडी के ऊपर है, जब हवा जाती है तो हवा उस रेशे जो है वुल है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है, रुक जाती है, वो स्टिक हो जाती है। इसकी वजह से जो एनिमल के अंदर की बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। एनिमल बॉडी की जो हीट है वो बाहर एस्केप नहीं हो पाती है, और बाहर की ठंड जो है वो भी अंदर नहीं जा पाती है, जिस कारण से वो जानवर जो है वो अपने आप को गर्म रख पाते हैं। और वुल जो है इसी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर भी काम करती है। जब हम ऊन के कपड़े पहन लेते हैं तो हवा जो है उस ऊन के कपड़ों के अंदर जो रेशे हैं उनके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है, और जब हमारी बॉडी जितनी गर्म है वो गर्मी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है, और बाहर की ठंड को वो बॉडी के अंदर नहीं जाने देती है। इस प्रकार से वुलन क्लोथ्स जो हैं हमें विंटर में गर्मी प्रदान करते हैं। वुल हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हैज़ हाई इलास्टिसिटी। इट कैन absorb लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ लाइट वेट एंड कैन बी ईजिली डाइड। वुल जो है हाईली टेंसाइल होता है, यानी कि उसको आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वुल के ऊपर आप काफ़ी वजन डालोगे तो भी वो जल्दी से टूटता नहीं है। तो वुल इज़ हाईली टेंसाइल
और इलास्टिसिटी भी होती है, ये खींचता भी है। आपने स्वेटर पहना होगा ऊन का, तो स्वेटर भले आप पकड़ के उसको खींचोगे तो काफ़ी लंबे तक वो खींच जाएगा, यानी इलास्टिक की तरह, रबर की तरह वो लूज हो जाता है। इसके साथ साथ वुल जो है वो पानी भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तभी तो हम लोग जो ऊन के बने कंबल या कपड़े होते हैं उनको धोने के लिए जब हम पानी का उपयोग करते हैं ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक खासियत इसकी ये भी है कि वुल जो है वो काफ़ी लाइट वेट होती है, एकदम हल्की होती है वुल, और इसको डाई करना बहुत आसान होता है, यानी कि वुल को आपको अगर डाई करना है तो बहुत आसानी से डाई हो जाएगा। इट इज़ कंसिडरेबली रिसाइलेंट। On account of these properties, the fabrics made from wool have ability to retain shape better than the fabrics made from other natural materials। तो यहाँ पर जो वुल है उसकी एक क्वालिटी बताई गई है रिसाइलिएंट। रिसिलिएंट जो है इसके द्वारा क्या होता है कि वुल जो है वो अपना शेप वापस से रिटेन कर लेती है, यानी कि उसको आप किसी भी शेप में छोड़ दो, लेकिन जब वो सीधा करोगे तो वापस वो अपने शेप में आ जाएगी। तो यानी कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से वुल की इसका उपयोग किया जाता है नेचुरल मटीरियल के तौर पे फैब्रिक्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा। तो वुल के कपड़े कितने ज़्यादा हम भारत में पहनते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठंड आते ही सब लोग अपने अपने वुलन क्लोथ्स निकाल लेते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप को रियर करना, पालना, और उसकी ब्रीडिंग, कैसे उसको बढ़ाया जाता है, उनकी गिनती को, और उससे कैसे जो वुल जो है निकाली जाती है। रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ। तो जैसे रियरिंग का मतलब होता है कि इन शीप्स को पालना, और उनको पालने में क्या, उनको खाना देना, उनको शेल्टर देना और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है रियरिंग। भारत की बात करें तो शीप्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर हिली एरियाज़ के अंदर, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, और प्लेन रीजन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान एंड गुजरात, इन जगहों पे भेड़ जिसको हम बोलते हैं शीप, उसको ज़्यादा पाला जाता है। जो व्यक्ति शीप्स का ध्यान रखता है उसको शेफर्ड कहा जाता है। शीप्स आर हर्बीवर्स एंड ईट मेनली ग्रास एंड लीव्स। शीप्स जो होती हैं ये हर्बीवर्स होती हैं और ये ज़्यादातर घास और पत्ते खाकर जीवित रहती हैं। द शेफर्ड्स टेक द हर्ड्स ऑफ शीप्स टू ओपन ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग। तो शीप्स को जो शेफर्ड रहता है वो ले जाता है चराने के लिए ओपन मैदानों के अंदर, जहाँ पर वो घास चरती रहती हैं। द शीप्स आर ऑल्सो फेड a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. In winters, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. अब जो शीप्स रहती हैं उनको खाने में सिर्फ घास और पत्ते ही नहीं बल्कि और भी सारी चीज़ें जैसे कि पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स वगैरह जो होते हैं इनका मिक्सचर भी खिलाया जाता है जिसमें मिनरल्स भी होते हैं। और सर्दी के दिनों में इन शीप्स को अंदर रखा जाता है और ड्राई चारा खिलाया जाता है और पत्ते वगैरह इनको खिलाए जाते हैं सर्दी के दिनों में। इन केस ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग इज डन टू obtain एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर selected as parent. Then these are then crossed to obtain new breed of the animals having desirable characteristics of both the parents. This is called selective breeding. With this process, certain high-yield breeds of sheep have been raised. They have thick coat of hair on their bodies, which yields good quality wool in the large quantities. अब यहाँ पर हम जानेंगे ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग क्या होता है? जब दो पेरेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि शीप जो है उसमें दो पेरेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, एक मेल शीप होती है और एक फीमेल शीप होती है, और उन दोनों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी क्वालिटीज़, यानी कि जिनके ऊपर में भी फ्लीस जो है ज़्यादा हो, फिर उन दोनों को ब्रीडिंग करवाया जाता है, यानी कि उनके बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो उन बच्चों के अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे, तो इसको कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब सिंपली कि अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वैसे तो आपको पता है कि भेड़ें जो हैं, शीप्स हैं, वो जन्म तो लेती रहती हैं, यानी कि जो भेड़ों की गिनती तो बढ़ती रहती है, लेकिन जब हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, दो ऐसे पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर फ्लीस ज़्यादा है, इनके अंदर कुछ क्वालिटी बेटर है, तो उसको जब सिलेक्ट करके जब उनके बच्चे पैदा करवाए जाएं, जब वो दोनों जो मेल और फीमेल हैं उनके बच्चे जब पैदा होंगे तो उनके अंदर उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उन दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, तो इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। इससे ऐसे ऐसे शीप्स की जो क्वालिटीज़ हैं, ब्रीड्स हैं, बनाई जाती हैं जिनसे हमको हाई क्वालिटी यील्ड मिलता है वुल का, यानी कि ज़्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में हमें वुल मिलता है।
तो इसी को ब्रीडिंग कहा जाता है। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शीप इन आवर कंट्री फॉर ऑब्टेनिंग वुल, द क्वालिटी ऑफ वुल ऑब्टेन्ड एंड द नेम्स ऑफ स्टेट्स वेयर दीज शीप्स आर फाउंड आर गिवन इन टेबल 3.1। तो यहाँ पर जो आप टेबल 3.1 देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रीड्स के नाम लिखे दिख रहे हैं, जैसे कि लोही, रामपुर, बुशेर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। तो ये जो है ये शीप की ब्रीड्स हैं। और दूसरे कॉलम में आप देख रहे हो कि उनकी वुल कैसी होती है, इनकी उनसे जो ऊन मिलती है वो कैसी होती है। देखिए, गुड क्वालिटी वुल, कारपेट वुल फॉर वुलन शॉल्स एट्सेट्रा। तो कौन सी वुल हमको मिलती है, और लास्ट में बताया गया कि वो कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। तो ये टेबल आप ज़रा सा रीड आउट कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। फाइबर्स को वुल में कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है। Once the reared sheep have developed a thick coat of hair, it is shaved off for getting wool. जब भेड़ जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लीस आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब कोट उसके ऊपर जम जाता है, तो उसके बाद उसको शेव कर दिया जाता है, यानी कि उसको ऊपर से सारा जो वो कोट है उसको निकाल लिया जाता है। So wool is obtained from the sheep by long process which involves various steps. Let us study each step one by one. तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है शीप से वुल को लेने का। अब ये ऐसा नहीं है कि शीप के ऊपर से वुल निकाली और उससे कपड़ा बना दिया और हो गया। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जिसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो जो ये वुल प्रोडक्शन है, इसका जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो होता है शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज पील्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। इट इज़ डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विद एन electrically driven shearing machine. The process of removing hair from the body of the sheep is called shearing. तो shearing में क्या किया जाता है, सबसे पहले शीप जो भेड़ रहती है उसकी बॉडी के ऊपर से पूरा जो फ्लीस है उसको निकाला जाता है थोड़ा सा स्किन के साथ। और इसके लिए कभी कभी तो रेज़र का यूज़ किया जाता है, बड़ा रेज़र होता है, या फिर इसके लिए मशीन आती है जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है, जिसको शेयरिंग मशीन कहते हैं, उससे भी ऐसा किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप इज़ डेड। शीप आर sheared in early summer so that they do not feel the heat. The hair of sheep grow again before the onset of winter and protect them from the cold weather. अब ऐसा जो किया जाता है शेयरिंग, वो किया जाता है समर में, ताकि समर के बाद जब विंटर आए तब तक उसकी बॉडी के ऊपर फिर से वो फ्लीस, वो वुल जो है वो जमा हो सके और उसको ठंड से बचत मिल पाए, यानी कि वरना ठंड लगेगी ना इनको बहुत, तो इसीलिए ठंड के आते आते तो इनकी बॉडी के ऊपर फिर से फ्लीस आ जाता है। और ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो शीप को शेयरिंग किया जाता है तो उसकी स्किन भी ऊपर निकाली जाती है, लेकिन वो स्किन निकाली जाती है दैट इज़ डेड स्किन। वो डेड स्किन होती है, इसीलिए शीप को दर्द नहीं होता है। तो ये पहला प्रोसेस था हमारा। दूसरा प्रोसेस है स्काउरिंग। स्काउरिंग जो है वो क्या है। द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन डस्ट, डर्ट, स्वेट, vegetable matter, grease, etc. The fleece of sheep is thoroughly cleaned by washing with soap and a lot of water in a tank. The process of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, sweat, grease, etc. is called scouring. Nowadays scouring is done by machines. तो दूसरा स्टेप यहाँ पर जो दिखाया गया है वो है स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या किया जाता है, शीप की जो ऊपर की जो बाल होते हैं उसके अंदर बहुत गंदगी होती है, मिट्टी हो सकती है, उसके अंदर ग्रीस हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो उससे जब उसको छुटकारा दिलवाया जाता है, यानी कि उसको साफ़ किया जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्काउरिंग। पहले जो था स्काउरिंग ज़्यादातर तो एक बड़े से टैंक के अंदर उसको पानी के अंदर डाल के, गर्म पानी के अंदर या फिर नॉर्मल पानी के अंदर भी सोप, डिटर्जेंट उसको साफ़ किया जाता था। लेकिन आजकल ये काम जो है मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं 3.3A और B। ए में जो आप देख रहे हो वो टैंक में हाथ से किया जा रहा है, बी के अंदर आप देख रहे हो मशीन के अंदर ये हो रहा है। तीसरा जो है हमारा इसी का स्टेप वो है सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग द वुल इज सेपरेटेड और sorted इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। स्कोरिंग के बाद यानी कि दूसरा प्रोसेस जो होता है उसका थर्ड स्टेप रहता है, फिर इसको सेपरेट किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर इसकी क्वालिटी के हिसाब से कि कैसी क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसको अलग, थोड़ी लो क्वालिटी को अलग, तो इसको क्वालिटी वाइज सॉर्ट आउट किया जाता है। ओनली फ्लीस ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी इज सेंट टू फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसेस। इसमें जो अच्छी क्वालिटी का जो फ्लीस होता है उसी को आगे भेजा जाता है
फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस के लिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इन्फीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो ये जो प्रोसेस है अच्छी क्वालिटी की फ्लीस को ख़राब क्वालिटी की फ्लीस से अलग करने का, इसी को सॉर्टिंग कहा जाता है। चौथा स्टेप है कॉम्बिंग। द फ्लीस इज़ कॉम्ब टू रिमूव द बर्ड्स दैट इज़ टाइनी नॉट्स। जैसे आप जानते हो कि बच्चे जो हैं या आप लोग हैं, अपने बाल आप बनाते हो कंघी से। कई बार आप कई दिन तक लड़कियों, खासकर लड़कियों के साथ ये समस्या आती है। आपकी मदर को आपने देखा होगा, जब वो बाल उलझ जाते हैं तो बाल जो हैं उसमें कंघी करने में दिक्कत होती है, बीच में गांठें पड़ जाती हैं, इनकी एक दूसरे से उलझ जाते हैं बाल। तो यहाँ पर फ्लीस जो है, इसको भेड़ को तो किसी ने कभी कंघी किया ही नहीं होगा, तो इस कारण से उसके बाल जो है आपस में उलझे रहते हैं और उलझे हुए बालों को कॉम्बिंग के द्वारा अलग किया जाता है। कॉम्बिंग मतलब जैसे हम गर्ल्स को या बॉयज़ को आपने देखा होगा बालों में कंघी करते हो, तो जो कंघी की जाती है इसी तरीके से ये जो शीप है इसके बालों में भी कंघी की जाती है और उसके अंदर अगर कुछ गांठें पड़ी हैं, उलझन है, तो उसको निकाला जाता है। और कुल मिला के बोलें तो जैसे हम अपने बाल स्ट्रेट कर देते हैं, वैसे वुल जो है वो स्ट्रेट हो जाती है कॉम्बिंग के बाद। कॉम्बिंग के बाद अगला प्रोसेस जो है वो है डाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर। जो नेचुरल फ्लीस जो होती है ना, वो ब्लैक कलर की, ब्राउन भी हो सकती है और वाइट कलर की भी हो सकती है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर्स। अब जब फाइबर आ जाते हैं, जब हमारे हाथ में फाइबर आ जाते हैं, तो उनको कॉम्बिंग के बाद हम लोग डाई भी कर सकते हैं अलग अलग कलर के अंदर, क्योंकि आप जानते हो आज तो आपको काफ़ी कलर के वुलन क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो वो कलर अलग अलग कैसे होते हैं? डाइंग के द्वारा। अगला प्रोसेस जो लास्ट स्टेप जो रहता है यहाँ पर सिक्स्थ, वो है स्पिनिंग। द स्ट्रेटन्ड फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। अब स्ट्रेट यानी कि जो एकदम सीधे सीधे जो ये फाइबर्स हैं, इनको फिर ट्विस्ट किया जाता है या फिर इनसे यार्न बनाई जाती है। ऊन, आपने ऊन को देखा होगा, ऊन का गोला आता है जो ऊन जो है वो छोटे छोटे, उसके अंदर काफ़ी सारे धागे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले। तो पतले पतले कई धागों को मिलाकर एक मोटा धागा बनाया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। द वुल यार्न इज़ आइदर निटेड और वोवन। इसको या तो निटिंग के द्वारा किया जाता है या फिर वोव यानी कि बुना जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर निटेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स। जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, लॉन्गर लंबे वाले, उनसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं और छोटे वाले जो होते हैं उससे वुलन के दूसरे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ वुल इज़ जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस ऑफ द फाइबर्स। तो अगर हम बात करें कि अच्छी क्वालिटी की वुल जो होगी उसको अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए देखा जाता है उसकी थिकनेस कि कितना मोटा है, लेंथ, फिर उसकी शाइन, चमक कितना रहा है वो, स्ट्रेंथ और फाइननेस यानी कि कितना फाइन है वो फाइबर। तो इस सब आधार पे हम उसको जज कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर और नॉट। तो इस प्रकार से जो वुल है वो ऑब्टेन की जाती है और उससे ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो चिल्ड्रन, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है वो हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। अब इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमने कल देखा था कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो थे इसको बनाने में, जो वुल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है, उसको कैसे कौन कौन से प्रोसेसेस है वो गुजरती है। अब आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो रहेगा हमारा सिल्क। सिल्क इज़ अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क जो है एक स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही सॉफ्ट और शाइनी मटेरियल होता है जो हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द cocoons ऑफ सिल्कवॉर्म्स एंड इज़ मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क जो है उसे सिल्कवॉर्म के cocoon से निकाला जाता है और ये प्रोटीन से बना होता है। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। वो ये जानकर हमें हैरानी होगी कि सिल्क जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर जाना जाता है। सिंस सिल्क इज़ एन animal protein, it gives a smell of burning hair when burned. It is a costly fiber because of its natural shining appearance. Silk fibers are converted into silk yarn, which is used for making silk cloth. This silk cloth is then used for making sari and other dresses. तो सिल्क जो है, जैसा कि हमने देखा कि ये एनिमल प्रोटीन से बनता है, इसीलिए जब इसको जलाया जाए तो इसमें से जैसे बाल जलते हैं वैसी स्मेल आती है। और ये काफ़ी कॉस्टली फाइबर भी है क्योंकि ये नेचुरल शाइनिंग करता है, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ और डालना नहीं पड़ता है कि शाइन करे, ये अपने आप नेचुरली ही शाइनिंग करता है, इसीलिए काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी महंगा भी रहता है।
सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उनको सिल्क यार्न इनकी धागों में कन्वर्ट किया जाता है सिल्क के, और उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं, और इस कपड़े को यूज़ किया जाता है अलग अलग वस्त्र बनाने के लिए, जैसे कि साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ड्रेसेस बनाई जाती हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को पालने का जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, और चीन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश है। उसके साथ साथ जो दूसरे 2 देश हैं जो कि सिल्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो है भारत और जापान। तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। तो हम अब आगे लाइफ साइकिल देखेंगे सिल्क मोथ की। द फीमेल मोथ लेस पेल येलो एग्स। तो यहाँ पर जो अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है फीमेल मोथ के द्वारा, सिल्क मोथ के द्वारा। और फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो अंडे जो देती है वो येलो कलर के होते हैं, पेल येलो, यानी कि हल्का येलो उसका कलर होता है, और ये पेड़ के पत्तों पे वो देती है। कौन से पेड़ होते हैं ज़्यादातर? जैसे कि मलबरी ट्री होता है, उसके पत्तों के ऊपर, जो कि आप 3.5 फिगर में बी में आप देख सकते हैं। तो मलबरी जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये अपने अंडों को देती है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एग्स ऑफ सिल्क मोथ ऑन मलबरी लीव्स। यहाँ पर देखिए पत्तों को जो आप देख रहे हो, दिस इज मलबरी लीव्स, और इसके ऊपर ये अंडे दिए गए हैं। द एग्स हैच इन 2 weeks टाइम टू फॉर्म वॉर्म लाइक लावा कॉल्ड कैटरपिलर्स। अब लगभग 2 हफ्ते के बाद ये जो अंडे हैं ये फूटते हैं और इसके अंदर से लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म्स भी इनको कहते हैं हम। द सिल्क वॉर्म्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज। जो ये कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म्स होते हैं ये उस पेड़ के पत्तों को खाते हैं और उससे ये अपने साइज़ को बड़ा करते हैं। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्क वॉर्म्स शेड द स्किन 4 times while they grow. So लार्वल स्टेज के दौरान जो ये सिल्क वॉर्म होते हैं ये 4 बार अपनी स्किन को शेड करते हैं, यानी कि इनकी स्किन जो है 4 बार इनकी बॉडी से निकल जाती है, और 4 बार इन्होंने स्किन को अपनी को शेड करना है लार्वल स्टेज पे, और फिर वो बड़े होते रहते हैं। इनकी बड़े होने के साथ साथ इनकी जो स्किन है वो 4 बार इनकी बॉडी से निकल जाती है। और बात करें अगर सिल्क की, सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 glands। सिल्क जो है लिक्विड फॉर्म में 2 ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, और ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो सिल्क वॉर्म के हेड में यानी कि सर में होते हैं। नाउ द सिल्क वॉर्म इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। अब जो सिल्क वॉर्म है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लार्वा दिख रहा है आपको, ये 4 बार अपनी स्किन शेड करता है और उसके बाद ये एक नई स्टेज पे पहुँचता है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सी। ईच सिल्क वॉर्म बिगिन स्पिनिंग a cocoon by moving its head in the pattern of figure of 8। अब हर एक जो सिल्क वॉर्म होता है वो कुकून के अंदर से अपना सर जो है 8, जैसे आप 8 का आकार बनाते हैं ना, 8 बनता है, तो इस तरीके से वो सिल्क जो है उसको बनाना शुरू करता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड द सिल्क वॉर्म सिक्रीट्स सिल्क इन लिक्विड फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग्स इन इट्स हेड। जब ये इस तरीके से मूवमेंट करता है, जब ये 8 का आकार बनाता है, मूवमेंट करता है, इस दौरान लिक्विड सिल्क जो होता है वो इसके सर से बाहर गिरता है, जो कि इसके सर में एक टाइनी छोटी छोटी ओपनिंग होती है, शायद यहाँ पर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ से जो ये लिक्विड फॉर्म में सिल्क जो है बाहर गिरता रहता है। लिक्विड सिल्क इज़ कोटेड इन सेरिसिन, अ वाटर सॉल्युबल प्रोटेक्टिव गम। लिक्विड सिल्क जो होता है वो सेरिसिन नामक एक कोटिंग के अंदर होता है, और जो कोटिंग होती है ये वाटर सॉल्युबल प्रोटेक्टिव गम होती है, यानी कि इसके अंदर शायद पानी नहीं जा सकता है। एंड सॉलिडिफाइज ऑन कॉन्टैक्ट विद द एयर, और जैसे ही बाहर आता है इसके सर से तो ये हवा के कॉन्टैक्ट में आते ही सॉलिड बन जाता है एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और सॉलिड बनकर ये सिल्क फाइबर बन जाता है। Within 2-3 days the silkworm covers itself completely with silk fiber, और 2-3 दिन के भीतर ही ये जो सिल्कवॉर्म है ये पूरे तरीके से अपने आप को, अपनी बॉडी को सिल्क से कवर कर लेता है।
द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कुकून। तो ये जो सिल्की कवरिंग होती है जिससे सिल्कवॉर्म अपने आप को ढक लेता है, इसको कुकून कहा जाता है। द कुकून इज़ मेड बाय सिल्कवॉर्म टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट एज प्यूपा। तो कुकून जो है वो इसलिए बनता है ताकि सिल्कवॉर्म अपनी डेवलपमेंट को प्यूपा की तरह जो डेवलप हो रहा है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। व्हेन द प्यूपा develops fully to form an adult silk moth, then this cocoon splits up and a beautiful silk moth comes out, and adult silkworm lives only for a few days। अब ये जो प्यूपा है जिसको हम कुकून बोलते हैं, कुकून के अंदर जो है वो प्यूपा जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एडल्ट सिल्क मॉथ के अंदर, और फिर इसके बाद जो कुकून है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है एक ब्यूटीफुल सिल्क मोथ के रूप में, यानी कि उसमें से एक सिल्क मोथ निकलता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज अडल्ट सिल्क मोथ। तो इस प्रकार के बड़े सुंदर सिल्क मोथ के रूप में वो उससे बाहर निकलता है। और ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो सिल्क मोथ जो एडल्ट होता है वो सिर्फ कुछ ही दिन तक जीवित रह सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस था सिल्क फॉर्मेशन का, कि कैसे अंडे दिए जाते हैं, फिर उससे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से कुकून, फिर कुकून जो है उसके अंदर से कैसे जो सर में से जो लिक्विड होता है जो सिल्क के फॉर्म में वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर वो जम जाता है और सिल्क बना देता है, और फिर उससे सिल्क मोथ बनता है, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज rearing of silkworms. For obtaining silk, silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. अब सिल्क पाने के लिए सिल्क मॉथ्स को पाला जाता है, कोकून्स कलेक्ट किए जाते हैं और उससे सिल्क निकाला जाता है। Rearing of silkworms means to look after silkworms by providing them proper food and shelter. अब सिल्कवॉर्म को रियर करना है, यानी कि उनको पालना। उनको पालने से मतलब क्या है कि सिल्कवॉर्म को पालना, उनको प्रॉपर फूड देना और उनको प्रॉपर शेल्टर भी प्रोवाइड करवाना। और एक मिनट, बाहर गाड़ी आएगी, आवाज़ बहुत आ रही है। तो इस प्रकार से सिल्कवॉर्म को पालने का जो कार्य होता है उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। इन अ सिल्क फार्म, फीमेल सिल्क मोथ्स आर केप्ट इन सेपरेट लिनन बैग्स विच आर केयरफुली डिसइंफेक्टेड। अब सिल्क फार्म जो होता है जहाँ पर सिल्कवॉर्म्स को पाला जाता है, वहाँ पर फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है, फीमेल जो होती हैं, उनको सेपरेट लिनन के बैग्स के अंदर रखा जाता है, जो कि डिसइंफेक्ट किए जाते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, ऐसा ध्यान रखा जाता है। ईच फीमेल सिल्क मॉथ लेज 200 to 500 एग्स एट अ टाइम। तो हर एक जो फीमेल मॉथ है वो 200 से 500 अंडे देती है एक बार में। द एग्स आर केप्ट इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑन बैम्बू ट्रे अंडर हाइजीनिक एंड सुइटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। तो अंडे जो होते हैं वो परफोरेटेड, अंडे जो हैं उनको परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, यानी कि होल वाले, जिसके अंदर होल हो, यानी कि हवा का आना जाना अंदर रह सके, वैसे बॉक्सेस के अंदर उसको रखा जाता है अंडों को। और कंडीशन जो है एकदम हाइजीनिक, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी वो अंडे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर इन एन इनक्यूबेटर। अब इनक्यूबेटर के अंदर अंडों को प्रॉपर गर्मी दी जाती है। इनक्यूबेटर एक ऐसे बॉक्स को कहा जाता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को रखा जाता है गर्म रखने के लिए। तो यहाँ पर इनक्यूबेटर के अंदर उन अंडों को रखा जाता है ताकि एक प्रॉपर गर्मी, प्रॉपर टेम्परेचर उनको दिया जा सके। फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, तो लार्वा जो है वो अंडों से बाहर निकल सके, इसके लिए उसको गर्मी देनी बहुत ज़रूरी होती है और इसके लिए उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अ परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और ट्रे एंड चॉप्ड मलबरी लीव्स आर स्प्रेड ओवर इट। When the larvae hatch out of the eggs, they feed on mulberry leaves. They eat day and night and increase enormously in size. अब जो शीट होती है पेपर की जिसके ऊपर जो लार्वा है वो आता है, लार्वा जो निकलता है इसमें से, अंडों में से, तो उसके आने से पहले उसमें मलबरी के जो पत्ते होते हैं उनको काट कर रख दिया जाता है ताकि जैसी लार्वा जो है वो बाहर आए तो आते ही वो इन पत्तों को खाकर अपने साइज़ को बढ़ा सके। और ये जो लार्वा होता है ये दिन रात अपने पत्ते ये खाता रहता है और इसका साइज़ दिन रात बढ़ता रहता है। After 25 to 30 days, the silkworms stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. 25 से 30 दिन के बाद जो सिल्कवर्म होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं, यानी कि ये खाना बंद करके फिर ये एक
चैम्बर के अंदर चले जाते हैं, जो कि बैम्बू के अंदर होता है। बैम्बू भी साथ में यहाँ पे लगाया जाता है, तो बैम्बू के अंदर चैम्बर होता है, वहाँ पर ये चले जाते हैं और वहाँ बैठ कर ये क्या करते हैं, कुकून्स को स्पिन करते हैं। ये स्मॉल रैक्स और ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। और इसके अंदर पतली पतली डंडियाँ, यानी कि छोटे छोटे तिनके के टुकड़े ऐसे बोल सकते हैं हम, छोटी छोटी डंडियाँ रख दी जाती हैं जिस पे कुकून जो है वो जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। अ सिल्कवॉर्म कंप्लीट्स इट्स कुकून विच इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर सिल्कवॉर्म जो है वो अपने कुकून को पूरा करता है, जो कि 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, इन अबाउट 5 days बाय प्रोड्यूसिंग अबाउट 600 to 1200 मीटर्स ऑफ थिन सिल्क फाइबर। तो यानी कि एक सिल्कवॉर्म जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग उसको 5 दिन लगते हैं, और 5 दिन के अंदर वो सिल्क फाइबर जो हमको देता है वो कितना लंबा होता है, 600 से लेके 1200 मीटर। 1200 मीटर का मतलब 1.25 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट। तो ये लगभग आधे मील, समझिए 600 मीटर से लेके 1200 मीटर तक का हमको सिल्क फाइबर देता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कुकून अ सिल्कवॉर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा। और इसी स्पिनिंग के पीरियड के दौरान सिल्कवॉर्म जो है वो प्यूपा में बदल जाता है। नाउ फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अभी कुकून से सिल्क कैसे बनता है वो देखेंगे हम लोग। बॉइलिंग, द कुकून्स आर फर्स्ट बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन्स टू किल द लावा इनसाइड। पहले कुकून्स को बॉयल किया जाता है गर्म पानी के अंदर या फिर ओवन के अंदर उसको गर्म किया जाता है ताकि लार्वा जो है वो मर जाए। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड अलाउड टू ग्रो दे विल ब्रेक द कुकून देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर। अगर ऐसा ना किया जाए तो लार्वा जो है वो कुकून को तोड़ देगा और इससे फाइबर की लेंथ जो है कम हो जाएगी। द हॉट वाटर सॉफ्टन्स द सिल्क गम। गर्म पानी से जो सिल्क की जो गम होते हैं वो जिसको हम सेरिसिन कहते हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है, सो एज टू अलाउ द अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फाइबर एज वन कंटिन्यूस थ्रेड। अब इसके सॉफ्ट होने से क्या होता है कि जो धागा उसके ऊपर जो सिल्क फाइबर चिपका होता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने की वजह से वो पूरे का पूरा सीधे का सीधा बाहर निकल आता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो धागा जो है वो कठिन होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस है रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब थ्रेड्स को निकालना कुकून में से यूज़ करने के लिए, फॉर यूज़ एज सिल्क, सिल्क के तौर पर उसको यूज़ करने का जो प्रोसेस है उसको रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। रीलिंग के लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं जो कि थ्रेड को कुकून से हटाती हैं, उसको निकालती हैं और अलग करती हैं। द फाइबर्स ऑफ द कुकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल। इसके कुकून के जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप बहुत ही ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। सो मैनी ऑफ देम आर रील्ड टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड। तो इसी कारण से 3 से 10 फिलामेंट यानी कि पतले पतले रेशे होते हैं, तो 3 से 10 रेशों को साथ में मिलाकर एक ही साथ मतलब उनको लपेटा जाता है ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग थ्रेड बन सके, जिसको हम रॉ सिल्क कहते हैं। अगर हम सिंगल को लेंगे तो बहुत डेलिकेट होते हैं तो टूट जाएगा, बीच में हो भी सकता है, लेकिन अगर हम 8-10 को साथ में लेंगे तो वो टूटने का डर थोड़ा कम रहता है। इसको रॉ सिल्क कहा जाता है। द डैमेज्ड और वेस्ट कुकून्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। अब जो डैमेज्ड होता है या फिर वेस्ट कुकून्स जो होते हैं उसका उपयोग करके थोड़ा लो क्वालिटी का सिल्क बनाने का काम किया जाता है, जिसको स्पन सिल्क कहा जाता है। तीसरा प्रोसेस इसी के अंदर आता है थ्रोइंग। द रॉ सिल्क इज़ ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। फिर रॉ सिल्क जो होता है उसको ट्विस्ट किया जाता है और ट्विस्ट करके उससे थ्रोन सिल्क बनाया जाता है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहा जाता है। दिस प्रिवेंट्स सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। तो थ्रोइंग के बाद क्या होता है, जो सिल्क होता है वो इंडिविजुअल फाइबर में स्प्लिट यानी कि बढ़ता नहीं है, वो एक साथ ही रहता है, एक धागे के रूप में एक स्ट्रॉन्ग धागा बनकर ही रहता है। तो थ्रोइंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो अकेले अकेले न रहकर एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनकर रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। लास्ट प्रोसेस जो इसी में आता है वो होता है डाइंग। थ्रोन सिल्क इज़ देन डाइड फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स। और फिर इसके बाद थ्रोन सिल्क को डाई किया जाता है ताकि उसको अलग कलर दिया जा सके। द डाइड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। फिर जो डाई किया हुआ सिल्क फाइबर होता है उसको स्पन किया जाता है, उसको स्पन करके सिल्क थ्रेड्स बनाए जाते हैं विच आर वोवन इन सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। और इसी से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं वीवर्स के द्वारा जो कपड़े बनाते हैं। नाउ लेट अस समराइज द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ। तो यहाँ पर पूरे प्रोसेस को यहाँ पर एक बार आपके सामने रखा गया। देखिए यहाँ पर फीमेल सिल्क मोथ है,
ठीक है, जो सिल्क फॉर्म में होती है, वो अंडे देती है। फिर अंडों को इंक्यूबेटर में रखा है ताकि वो हैच हो सकें, टूट सकें। उसके बाद उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा जो है पत्तों पे फीड करता है, यानी कि जिसको लार्वा सिल्कवॉर्म भी कहते हैं। वो पत्ते जो होते हैं मलबरी के, उसको खाता है। फिर वो कुकून बनाता है और कुकून जो है उसको बॉईल किया जाता है हॉट वाटर के अंदर या फिर ओवन के अंदर। फिर कुकून से गर्म करने के बाद लार्वा जो है इसके अंदर मर जाता है। फिर रीलिंग का प्रोसेस होता है जिससे सिल्क थ्रेड बनता है। फिर रॉ सिल्क बनता है। फिर थ्रोइंग के प्रोसेस के बाद थ्रोन सिल्क बनता है। फिर डाइंग करके उसको कलर्ड सिल्क बनाया जाता है और उसके बाद वीविंग के द्वारा उससे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सिल्क बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा था फाइबर टू फैब्रिक। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।